नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पे। अपन पढ़ रहे हैं ओपीडी पे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। लास्ट जो टॉपिक जो था वो अपना ये था कि धातुओं और उनके उपयोग अपन ने पढ़े थे। विभिन्न प्रकार के धातुओं के यौगिक भी पढ़े और उनके उपयोग भी पढ़े। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है अधातु। अधातु, ठीक है, जिसमें धातु जैसे गुण नहीं पाए जाते, यानी तन्यता नहीं होगी, आघात वर्धनीय नहीं होंगे, ठोस अवस्था में नहीं होंगे। ठीक है, यानी जो ठोस अवस्था में कुछ ही जो होते हैं अधातु जो ठोस अवस्था में मिलते हैं, बाकी जो हो गए वो गैस अवस्था में मिलते हैं। ब्रोमीन जैसे द्रव अवस्था में मिलता है। ठीक है, तो ये अपन पढ़ेंगे कि इनकी क्या क्या खासियत होती है अधातुओं की, और ये किस प्रकार से धातुओं से भिन्न होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें सोनोरस की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, ध्वनि उत्पादक वाले नहीं होते हैं। दूसरा, इसमें जो है इसका गलनांक कथनांक जो होता है वो कम होता है। ठीक है, एक्सेप्शन होंगे, अपवाद जरूर होंगे। ठीक है, लेकिन ये जो जनरल जो है इसकी जो खूबियां होती है वो ये होती है कि ये आघात वर्णीय, तन्यता, ठीक है, विद्युत के, हीट के कुचालक होते हैं। ठीक है, तो इनको अपन आज देखेंगे। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। पहली स्लाइड में मैंने कुछ धातुओं के बारे में बताया है जो एक्सेप्शन है, जिनसे सवाल बनते रहते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन का मतलब है अपवाद जो है उनके बारे में आपको बताया है। पहला है जो धातु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे सोना और चांदी सबसे अधिक जो है आघात वर्धनीय होते हैं, यानी मेलेबिलिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, सोने और चांदी की होती है। यानी इससे अपन क्या बना सकते हैं, चादर वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, यानी इनकी चादर बन सकती है, ये जल्दी से इनकी पतली से पतली लेयर बनाई जा सकती है। तो आघात वर्धनीय संरचना जो होती है वो सबसे ज्यादा जो होती है वो किसकी होती है, सोने और चांदी की होती है, एजी और एयू की होती है। ठीक है, पारा एकमात्र तरल धातु होता है। पारा एक ऐसा है जो आपको कमरे के ताप पर आपको द्रव अवस्था में मिलता है। कमरे के ताप पे आपको किस तरह मिलता है, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, और अधातु में एक ही है जो है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो अधातु है और धातु है वो द्रव अवस्था में मिलती है। वो किस में मिलती है, ब्रोमीन अधातु जो होती है वो द्रव अवस्था में मिलती है। सोना सबसे अधिक तन्य होता है, तार बनाए जा सकते हैं। तन्य का मतलब क्या है, इसको तार बनाए जा सकते हैं। 1 ग्राम सोने से लगभग अपन 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कितने, 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोने से अपन 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसमें तन्यता बहुत ही ज्यादा होती है। चांदी उष्मा की और विद्युत की सर्वोत्तम क्या होती है, चालक होती है। ये इंपॉर्टेंट, इसलिए जो है वो चांदी को अपन कनेक्शन को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सोलर पैनल होते हैं उनमें जो सिलिकॉन जो यूज होता है, सेल जो यूज होते हैं, उन सेलों को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो है सिल्वर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसकी जो चालकता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, सबसे ज्यादा होती है, सर्वोत्तम होती है। जबकि शीशे की, ध्यान रखना, कल अपन ने पढ़ा भी था लास्ट टाइम जब भी अपनी पिछली क्लास हुई थी। ठीक है, तो उसमें देखा गया था शीशे जो है वो कैसा होता है, विद्युत और इसका कैसा होता है, कुचालक होता था। ट्रेन चालकता उसकी कैसी होती थी, कम होती थी। तो शीशे पीबी की चालकता कैसी होती है, कम होती है। तो पीबी की चालकता कैसी होती है, कम होती है, चालकता कम होती है। ठीक है, पीबी लेड। धातुओं का गलनांक अधिक होता है, धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन याद ये रखना है कि दो ऐसी धातुएं भी है, ठीक है, जिनको अगर हथेली पे रख दिया जाए तो द्रव अवस्था में बदल जाती है। उसमें जो है वो कौन सी है, एक तो गैलीलियम है, ठीक है, और एक है वो सीजियम है। ये दो धातुएं ऐसी हैं जिनको हथेली पे रखने पर वो कैसी हो जाएगी, द्रव अवस्था में बदल जाती है। ठीक है, तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी धातु है। देखो, ये तो पूछा जा सकता है, पूछा ये पूछते भी रहते हैं, जैसे पारा जो है वो द्रव अवस्था में मिलता है। लेकिन ये भी आ सकते हैं कि गैलीलियम और सीजियम दो धातु ऐसी भी है जिनको अगर हथेली पे रख दिया जाए तो द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो ये सब अपवाद है, ये क्या है, लगभग क्या है, अपवाद है। ठीक है, जो धातु से, जैसे धातु तो ठोस है, ठीक है, और ठोस जो होती है वो गलनांक उसका उच्च होता है, और लेकिन यहाँ पे इनका गलनांक कैसा है, कम होता है। नेक्स्ट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम।
लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये ऐसी धातु है जो इतनी मुलायम होती है कि इनको आसानी से चाकू से क्या कर सकते हैं, अपन कट कर सकते हैं, यानी चाकू से इनको काटा जा सकता है। कौन कौन सी? लिथियम है, सोडियम है एंड पोटेशियम है। ये तीन जो धातु है वो बहुत ही कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, जिनको इजीली जो है अपन किससे, नाइफ से अपन इसको कट कर सकते हैं। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है, जबकि सोना सबसे कम क्रियाशील है। यानी Au की चालक जो है क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है, और K की जो चालकता जो अभिक्रियाशीलता जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। यानी बहुत ही मोर रिएक्टिव होता है कौन? पोटेशियम। और सबसे कम रिएक्टिव जो होता है वो होता है गोल्ड। इसलिए गोल्ड जो होता है वो लगभग अपने को मुक्त अवस्था में ज्यादा मिलेगा, ठीक है, इसके यौगिक आपको कम मिलेंगे। सोडियम और पोटेशियम जो है उनको हमेशा केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। इसका कारण भी यही है कि इनकी क्रियाशीलता बहुत ही ज्यादा होती है। कारण क्या है? क्रियाशीलता अधिक होने के कारण, अभी क्रियाशीलता अधिक होने के कारण, ठीक है, क्रियाशीलता अधिक है इसलिए इनको केरोसिन में, नहीं तो ये क्या करते हैं, अगर हवा से अभिक्रिया करके ये क्या कर देते हैं, आग पकड़ लेते हैं, पानी में भी ये जलते हैं, ठीक है। तो हवा और पानी से इनको दूर रखा जाता है, यानी केरोसिन के अंदर इसको डुबा के रखा जाएगा। कैल्शियम जब भी जल से अभिक्रिया करता है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम करते हैं, एल्यूमिनियम भी करते हैं। कैल्शियम, जब कैल्शियम जो है वो जल से अभिक्रिया करता है तो ये क्या करता है कि जो कैल्शियम जो होता है उसमें से जब हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो क्या करती है, कैल्शियम के चारों ओर क्या कर लेती है, उसको कवर कर लेती है, चिपक जाती है। इसलिए कैल्शियम जो होता है वो पानी के ऊपर तैरने लग जाता है, ठीक है। तो पानी के ऊपर क्यों तैरता है, इसका कारण क्या है कि उसमें निकलने वाली जो हाइड्रोजन गैस जो होती है, वो बुलबुले जो होते हैं वो कैल्शियम की सतह पे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, ठीक है। और चिपकने से उसको, कैल्शियम को ऊपर की तरफ ले आते हैं और कैल्शियम जल में क्या करता है, तैरता है, ठीक है। तो बीच में रहेंगे कैल्शियम और चारों तरफ से क्या रहेंगे, ये बुलबुले ऐसे रहते हैं, ठीक है, जो कैल्शियम को ऊपर की तरफ क्या करते हैं, फ्लोट करवाते हैं या तैराते हैं। स्टेनलेस सल्फाइड, जिसको टीन सल्फाइड भी बोला जाएगा, क्या बोला सकते हैं, टीन सल्फाइड, ठीक है, को मोसाइक गोल्ड कहा जाता है, ठीक है। इसका उपयोग जो होता है वो पेंट बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? पेंट बनाने में, ठीक है। गोल्ड जैसा होता है, मोसाइक गोल्ड बोलते हैं इसको, और इसका उपयोग जो होता है वो पेंट बनाने में किया जाता है। सबसे अगर भारी धातु आपको पूछे तो वो होती है ओशियम। ओशियम जो है वो सबसे भारी धातु होती है, ठीक है। और लिथियम जो होती है वो सबसे हल्की धातु होती है। तो सबसे भारी धातु जो होती है वो ओशियम है, और सबसे हल्की जो है वो कौन सी है, लिथियम है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम दोनों जो तीनों जो है वो बहुत ही कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं, इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम पोटेशियम बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, इनको हमेशा किस में रखा जाता है, केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। पोटेशियम की जो अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है, सोने की सबसे कम होती है। कैल्शियम को जल से अभिक्रिया करवाने पर वो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और हाइड्रोजन गैस क्या करती है, उसके चारों तरफ क्या हो जाती है, बुलबुले बना के उसको क्या कर लेती है, ऊपर उठाती है, जिससे कैल्शियम पानी की सतह पे तैरने लग जाता है, ठीक है। स्टेनलेस जो होता है सल्फाइड जो है उसको मोजाइक का गोल्ड कहा जाता है, इसका उपयोग पेंट में होता है। और सबसे भारी धातु जो होती है वो कौन सी होती है, ओशियम होती है, ओस्मियम। और सबसे हल्की लिथियम होती है। सबसे हल्का जो होता है वो धात्विक तत्व है, वो है लिथियम। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, सबसे जो हल्का जो है वो ओसिमियम है, और सबसे सॉरी हल्का क्या, भारी, और सबसे हल्का जो है वो कौन सा है, लिथियम है। सबसे प्रबल अपचायक होता है, अपचायक का मतलब होता है इसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। इसका खुद का क्या होता है, ऑक्सीकरण। गोल्ड है, प्लेटिनियम है, सिल्वर है, मर्क्यूरी है, ठीक है। इसको गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, और प्लेटिनियम है और मर्क्यूरी है। तो मर्क्यूरी ये जो होती है वो उत्कर्ष गैसें होती है, यानी ये कम क्रियाशील होती है। कैसी होती है ये, कम क्रियाशील है, इनको इसलिए उत्कर्ष गैसें, ये सॉरी गैसेस क्या, धातु कहा जाता है। सबसे कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, लेस रिएक्टिव होती है, कम क्रियाशील है, ठीक है, इसलिए इनको उत्कर्ष धातुएं कहा जाता है। टाइटेनियम, टीआई,
गोल्ड Au, ठीक है, प्लेटिनियम Pt, सिल्वर Ag, ठीक है, और मर्क्यूरी Hg। ये रणनीति धातु होती है, ठीक है। इसको अपन स्ट्रेजेनिक जो है मेटल्स कहा जाता है। इसका उपयोग जो होता है वो रक्षा उत्पादन में किया जाता है, ठीक है, यानी जो अपने जो बॉम्ब वगैरह जो बनाने में इनका उपयोग होता है, ठीक है। तो ये थी धातुओं के बारे में, ठीक है। ब्रोमीन जो है, देखो, अधातु में सबसे कठोर, अधातु में सबसे कठोर, सबसे कठोर दुनिया में सबसे कठोर जो होगा वो होता है हीरा। ये अपवाद है, अपवाद है, ठीक है। अधातु में जो द्रव अवस्था में होता है और विद्युत का सुचालक, अधातु में विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक वो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसा होता है? विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। ऐसी कौन सी अधातु जो द्रव अवस्था में मिलती है? अधातु द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में वो होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन कैसा होता है? द्रव अवस्था में मिलता है, ठीक है। ऐसा चमकीली धातु, चमकीली अधातु, चमकीली, चमकीली जो होती है वो होता है आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो कैसा होता है? चमकीला होता है। तो ये अधातु सबसे कठोर जो है वो कौन सी है? हीरा है, ठीक है। और सुचालक जो है विद्युत का वो कौन सा है? ग्रेफाइट है। द्रव अवस्था में कौन सा रहता है? ब्रोमीन। और चमकीली कौन सी होती है? आयोडीन, ठीक है। तो ये जो है वो अधातु होती है जो ये क्या है? अपवाद भी है, ठीक है। आपको पूछे कि भाई सबसे कठोर जो होता है वो दुनिया का सबसे कठोर जो है वो हीरा ही है, लेकिन वो है अधातु, ठीक है। तो अधातु ऐसी कौन सी है? अधातु जो होती है विद्युत की और हीट की कैसी होती है? कुचालक होती है। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो कैसा होता है? सुचालक होता है, ठीक है। द्रव अवस्था में कौन सी मिलती है? ब्रोमीन मिलती है। चमकीली कौन सा है? आयोडीन है, ठीक है। तो ये है जो है कुछ धातुओं के अपवाद जो थे वो अपने इसमें लिए। नेक्स्ट है अधातु, नॉन मेटल जिसको कहा जाता है। इसमें धातुओं जैसा व्यवहार नहीं होता है, ठीक है, यानी ये आघात वर्धनीय नहीं होते, आघात वर्धनीय नहीं होते, ठीक है। तन्यता नहीं होती है, तन्यता नहीं होती है, ठीक है। कुचालक होते हैं, ठीक है। सोनोरस नहीं होते, ध्वनिक नहीं होते। ये सारे गुण जो होते हैं वो इनके अंदर नहीं मिलते, यानी धातुओं के गुण ये नहीं होते। चमकीले नहीं होते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी के अंदर देखो एक पीरियोडिक टेबल होती है, आवर्त सारणी होती है। उस पीरियोडिक टेबल के अंदर इनको हमेशा दाहिनी तरफ रखा जाता है, यानी राइट हैंड साइड में इनको रखा जाता है, और धातुओं को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। तो इनको क्या पे रखा गया है? दाई और रखा जाता है। किसमें? आवर्त सारणी में। तो आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान कहाँ पे है? दाई तरफ है। इसमें हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है आदि, ये गैसीय अवस्था में मिलती है। ये किसमें मिलती है? गैस अवस्था में मिलती है। कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, आयोडीन है, ये ठोस अवस्था में मिलते हैं, ठीक है। और ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन वो द्रव अवस्था में मिलता है। किसमें मिलता है? द्रव अवस्था में। ब्रोमीन द्रव अवस्था में, बाकी गैस अवस्था में। यानी अधातु जो है वो तीनों अवस्था में आपको मिलती है। ठोस अवस्था में भी मिलती है कुछ धातु, द्रव अवस्था में भी होती है, और गैस अवस्था में भी होती है। सबसे पहले जो है वो अपन पढ़ते हैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु क्रमांक अगर देखा जाए तो 1 होता है, पहले नंबर पे, ठीक है। इसमें अगर और देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 1 होता है, प्रोटॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं? वो अपने 1 होते हैं, और न्यूट्रॉन जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता। सभी तत्वों में से हल्का होता है, ये हल्का है, ठीक है। पृथ्वी पे पाए जाने वाली, क्योंकि गैस है, ठीक है, पृथ्वी पे पाए जाने वाली में हाइड्रोजन अगर का स्थान है जो है वो 90 पर होता है, यानी 90वां स्थान जो होता है, 9th जो है उसका प्लेस है, ठीक है, हाइड्रोजन का। यानी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्वों में हाइड्रोजन का स्थान जो है वो 90 स्थान पे होता है।
हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि आने वाले टाइम से इससे एनर्जी उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, तो इसको भविष्य का क्या कहा जाता है? ईंधन कहा जाता है। आवर्त सारणी में एकमात्र तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, तो न्यूट्रॉन अपन ने पहले से क्या कर दिया यहाँ पे 0। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, ध्यान रखना है। ठीक है, न्यूट्रॉन जिसपे कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है, वो न्यूट्रॉन इसके अंदर नहीं होता है, तो सब हल्का होता है। ठीक है, ये इसका स्थान जो है वो 9th नंबर पे आता है। भविष्य का ईंधन भी इसको कहा जाता है, और इसमें न्यूट्रॉन क्या होता है? अनुपस्थित होता है, तो न्यूट्रॉन इसके अंदर नहीं होता है। अब है हाइड्रोजन के उपयोग क्या है? देखो, हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। अमोनिया हैबर विधि में नाइट्रोजन हाइड्रोजन को लेके NH3 को बनाया जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अपन अगर बैलेंस करें तो ये हो गया 3, ये हो गया 2। ठीक है, तो इस तरह से ये है हैबर विधि। अमोनिया का उत्पादन किया जाता है हाइड्रोजन से। रॉकेट के अंदर इसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। द्रव हाइड्रोजन को और रॉकेट में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। गैसोलीन उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, वनस्पति घी में जिसको बनाया जाता है, जिसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? हाइड्रोजन को जोड़ के इसमें क्या किया जाता है? वनस्पति जो तेल है उससे वनस्पति घी बनाया जाता है। किससे? वनस्पति तेल से, वनस्पति तेल से हाइड्रोजन जोड़ के क्या बनाया जाता है? वनस्पति घी बनाया जाता है। वनस्पति घी बनाया जाता है, जिसको अपन डालडा घी भी कहते हैं, डालडा। ठीक है, वनस्पति घी को डालडा घी भी कहते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 समस्थानिक है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और टाइटेरियम है। प्रोटियम में समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। इनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं। परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो अलग अलग होता है। परमाणु द्रव्यमान अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे जो लिखे जाते हैं वो परमाणु क्रमांक लिखे जाते हैं। तो आप देखो 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। ठीक है, तो तीनों में आप देखोगे तो 1 है, लेकिन ऊपर इसमें 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है। तो देखो इसका क्या सीन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है? 1 है। इसमें भी अगर देखें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसमें भी आप देखोगे इलेक्ट्रॉन 1 है। इसमें भी देखेंगे अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है? 1 है। ठीक है, इसमें भी प्रोटॉन कितना है? 1 है। और ये कितना है? 0। इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो ये आ गया। ठीक है, ऊपर वाला। यहाँ पे अगर देखेंगे प्रोटॉन तो 1 ही होगा, ये कितना होगा? ये भी 1 है। ठीक है, तो ये समस्थानिक में न्यूट्रॉन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2। तो यहाँ पे ये 2 ऊपर आ गया। ठीक है, ये 1 है, ये भी 1 है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने? 2 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, तो ये आ गया 3 ऊपर। तो ये 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम। ठीक है, ये 3 तरह के समस्थानिक जो है वो हाइड्रोजन के होते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अब है भारी जल, जिसको D2O बोलता जाता है। क्या फॉर्मूला होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, D2O, इंपोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, D2O, जिसको भारी जल कहा जाता है। घनत्व साधारण जल से अधिक होता है। घनत्व इसका साधारण जल से अधिक होने के कारण तभी इसको क्या बोला जाता है? भारी जल बोला जाता है। भारी जल का उपयोग यूरेनियम, जब यूरेनियम पे क्या होता है? बमबारी होती है, किसकी? न्यूट्रॉनों की। जब न्यूट्रॉन इसके ऊपर डाला जाता है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये 2 हल्के नाभिकों में बेरिलियम और क्रिप्टॉन में टूट जाते हैं। ठीक है, और साथ साथ में ये 3 न्यूट्रॉन निकालते हैं। क्या करते हैं? 3 न्यूट्रॉन निकालते हैं, तो तीव्र गति से जाके नेक्स्ट यूरेनियम पे, ठीक है, क्या करते हैं? ये हमला करेंगे तीनों। ठीक है,
जब ये टूटते हैं तब साथ साथ में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। तो इसी ऊर्जा को नाभिकीय जो विखंडन है, जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, उस ऊर्जा को उपयोग लिया जाता है। जो अपन ने लास्ट में पढ़ा था, धातु में यूरेनियम पढ़ा था तब, तो इस तरह से ये ऊर्जा को उपयोग में लिया जाता है। लेकिन देखो ये तीन, इसको जो अनियंत्रित हो जाती है, क्योंकि 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, वापस टूटते रहेंगे तो बहुत सारे न्यूट्रॉन निकलते रहेंगे, तो इसको थोड़ा सा रोकना पड़ता है। तो नाभिकीय विखंडन में तीव्रगामी जो न्यूट्रॉनों की निकलते हैं उनको मंद करने के लिए न्यूट्रॉन मंदक के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है। किसको? तो इसको मंदक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो ध्यान रखना, मंदक के रूप में किसको उपयोग में लिया जाता है? भारी जल को उपयोग में लिया जाता है। तो ये भारी जल का मेन उपयोग जो है वो कहाँ पे है? यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन, नाभिक का क्या हो रहा है? विखंडन हो रहा है, जिसमें 2 हल्के नाभिक बन रहे हैं, ठीक है। और हल्के नाभिक के साथ साथ में 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। ये तीनों क्या है? न्यूट्रॉन है। ये तीनों न्यूट्रॉन अगले पे जाके क्या करते हैं? यूरेनियम पे हमला करेंगे, और जैसे हमला करेंगे तो वापस जो नेक्स्ट यूरेनियम जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा हल्के नाभिकों के अंदर। तो उस समय क्या निकलती है? एक ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा का उपयोग अपन इसमें करते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, जिसको बोलते हैं H2O2 कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, H2O अभी तक पढ़ा है अपन ने, H2O2 को बोला जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड बोला जाता है। ये प्रकृति में बहुत कम मिलता है, कम मात्रा में। ये वायुमंडल में, वर्षा के जल में, बर्फ में आदि में पाया जाता है। ऑक्सीकरणी गुण होने के कारण ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक होगा मतलब ये खुद ऑक्सीजन किसी को देगा तो इसका खुद का क्या होगा? अपचयन होगा। तो ये कैसा होगा? उसका अपचयन होता है, इसका खुद का क्या होगा? अपचयन होगा, इसलिए यह ऑक्सीकारक है। इसके कारण ये विरंजक का कार्य करता है, रंग उड़ाने का कार्य करता है। इसका रंग उड़ाने का, ठीक है। इसका उपयोग रेशम में, ऊन में, बाल, हाथी दांत में आदि में विरंजन, उसके कलर उड़ाने में इसको काम में लिया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका रॉकेट में, पनडुब्बियों में और टॉर्पीडो के अंदर ईंधन के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है। तो ईंधन के रूप में भी हाइड्रोजन परऑक्साइड को उपयोग में लिया जाता है, रंग उड़ाने में भी हाइड्रोजन परऑक्साइड को उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। और ये कम मात्रा के अंदर अपने को प्राप्त होता है। D2O जो है उसको अपन जो है उपयोग कब लेते हैं? मंदक के रूप में। कब? नाभिकीय विखंडन में। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? यूरेनियम पे न्यूट्रॉनों की बरसात होती है, ठीक है। तो तीव्रगामी जब ये टूटते हैं तो बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर जब टूटते हैं तो इसमें से क्या निकलते हैं? 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं जो तीव्र गति से चलते हैं। तो उनको गति को मंद करने के लिए जो है वो किसका उपयोग करते हैं अपन? न्यूट्रॉन मंदक का उपयोग, सॉरी D2O का मंदक के रूप में उपयोग करते हैं। जल, जल जो है वाटर सब जने जानते हैं सर्वाधिक विलायक है, सार्वत्रिक विलायक है, यानी यूनिवर्सल जो है वो सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर घुल जाती है, ठीक है। जल में हाइड्रोजन बंध के कारण द्रव अवस्था में ये पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये किसमें मिलता है? द्रव अवस्था में अपने को मिलता है। अब द्रव जो है, जल जो है वो 2 प्रकार के हैं। एक तो कठोर जल होता है जिसको हार्ड वाटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हार्ड वाटर बोला जाता है। दूसरा जो है उसका मृदु जल, जिसको बोलेंगे अपन जो टैप वाटर जिसको बोला जाता है, जिसको अपन पी सकते हैं, टैप वाटर या सॉफ्ट वाटर भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो पहले अपन लेते हैं हार्ड कठोर। कठोर का मतलब ये होगा कि इसमें कोई ना कोई ऐसे सॉल्ट डिजोल्व होंगे जिसके कारण ये क्या होता है? कठोर होता है। कठोर का मतलब ऐसे नहीं कि हाथ लगाने पे कठोर हो। कठोर का मतलब होता है कि ये साबुन के साथ में अगर जाग नहीं होगा और इसमें पीने योग्य नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम की और मैग्नीशियम के क्या होते हैं? इसके क्लोराइड, सल्फेट या बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं वो इसके अंदर घुले हुए रहते हैं, जिसके कारण जल जो होता है वो पीने योग्य नहीं होता है, ठीक है। साथ ही ये साबुन के साथ में जाग नहीं देता है, साबुन के साथ में जाग नहीं देता है। तो कठोर वाटर जो होता है वो साबुन के साथ में जाग नहीं देता है, ठीक है। मृदु जल जो होता है जो पीने के लिए की दृष्टि से उपयोग में लेते हैं, और ये साबुन के साथ में आसानी से जाग दे देगा या फैल दे देगा, ठीक है। तो कठोर जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट या बाइकार्बोनेट के आयन जो होते हैं, लवण जो होते हैं वो इसके अंदर घुले हुए रहते हैं और ये पीने योग्य नहीं होता है, और साबुन भी इसके साथ में जाग
नहीं देते, ठीक है। लेकिन मृदु जल जो होता है वो पीने की दृष्टि से उपयुक्त होता है, क्योंकि साबुन जो होगा वो इसके साथ में जाग देगा, ठीक है। तो ये जो है वो इसकी खासियत होती है। अब जल की कठोरता, जो कठोर जल है उनको किस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, उसकी कठोरता को दूर किया जा सकता है। तो एक तो होती है स्थायी कठोरता और एक होती है अस्थायी कठोरता। जल में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट लवण है तो वो कैसा होगा, स्थायी कठोरता वाला होगा, ठीक है। यानी सल्फेट के साथ में और क्लोराइड के साथ में, ठीक है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड वाला है, ठीक है, या कैल्शियम सल्फेट वाला है, तो ये जो है इसमें अगर ये लवण मिल रहे हैं तो वो कैसा होगा, स्थायी कठोर होगा। अगर स्थायी कठोरता को दूर कैसा किया जाता है, तो आपने पहले भी पढ़ा है, सोडियम कार्बोनेट, जिसको बोलेंगे अपन Na2CO3, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के साथ में इसको क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, और गर्म करने पे इस जो होगी इसकी स्थायी कठोरता क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, ठीक है। यानी आयन जो होंगे वो हट जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, आसमन करके गर्म करेंगे, आसमन करेंगे, भाप बनाएंगे और उससे अपन को क्या होगा, जल प्राप्त हो जाएगा। तो आसमन करके, ठीक है। दूसरा सोडियम कार्बोनेट के साथ में गर्म करके अपन क्या कर सकते हैं, किसी स्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। तो स्थायी कठोरता क्या है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के लवण अगर पाए जाते हैं तो वो स्थायी कठोर वाला जल है, ठीक है। उसको दूर करने के लिए अपन सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का सोडियम कार्बोनेट का के साथ में इसको गर्म करते हैं, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट के साथ में गर्म करके अपन स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। दूसरा है आसन विधि के द्वारा भी क्या कर सकते हैं अपन, इसको दूर किया जा सकता है कठोरता को। नेक्स्ट है अस्थायी कठोरता, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं। बाइकार्बोनेट का मतलब होता है KSCO3 होंगे, या MgSCO3 होगा, ठीक है। ये जो होंगे वो इसके आयंस होंगे इनके। तो ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लवण घुलने के कारण ये जो हो गए वो अस्थायी कठोरता होती है। अस्थायी कठोरता या स्थायी कठोरता हो तो उसके लिए, उसको दूर करने के लिए अपन सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करेंगे, जो दोनों प्रकार की कठोरता को दूर कर सकता है, ठीक है। दोनों प्रकार की क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। नेक्स्ट जो है वो ब्लू आइस। ब्लू आइस किसको बोला जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है ब्लू आइस। देखो ब्लू आइस जो है वो दो तरह के, कुछ जो बर्फ जो होती है जो कई सालों तक क्या होती है, पड़ी रहती है एकदम, और इसके कारण, दबाव के कारण उसका कलर जो होता है वो ब्लू दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जिसलिए उसको क्या बोला जाता है, बिल्कुल प्योर होती है, शुद्ध होती है, ठीक है। और इसमें बिल्कुल रोगाणु वगैरह कोई नहीं होते हैं, ठीक है। और ये कम से कम 1000-2000 साल क्या होती है, पुरानी होती है। तो ये जो है इसको ब्लू आइस बोला जाता है, ठीक है। एक ब्लू आइस जो होता है वो एरोप्लेन वाले भी होते हैं, ठीक है। वहां पे भी जो वो टॉयलेट का जो वेस्ट जो होता है वो नीचे गिरता है, तो उसको भी ब्लू आइस ही कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो सैनिटाइजर जो यूज होता है वो ब्लू कलर का यूज होने के कारण। लेकिन अपने को ब्लू आइस कौन सी याद करनी है, ये वाली, ठीक है। इसमें बर्फ जिसमें रोगाणु नहीं होते हैं, इसका उपयोग जो होता है वो विस्की बनाने में किया जाता है, वाइन बनाने में, वाइन जो विस्की होती है उसके बनाने में किया जाता है, और ग्रीनलैंड में पाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता है, ग्रीनलैंड के अंदर पाया जाता है, इसको ब्लू आइस बोलते हैं। ये थी अपने, हाँ, जो है वाटर के बारे में। नेक्स्ट जो है वो है नाइट्रोजन। दूसरा जो है वो कौन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। वायुमंडल में जो इसका प्रतिशत जो है वो 78% है। पादपों को ये ज्यादा मात्रा में चाहिए, ठीक है। और जो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो पादप में क्या होता है कि भाई जो नाइट्रोजन जो है उसका क्या करते हैं, उसको यौगिकों के अंदर परिवर्तित कर देते हैं, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। उस फिक्सेशन में ये होता है कि कुछ जीवाणुओं द्वारा या अन्य कुछ घटनाओं द्वारा क्या होता है, जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसका जो है वो नाइट्रोजन उसके यौगिकों में बदलना, ये बोला जाता है क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन, या बोला जाता है क्या, इसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उसके यौगिकों में बदलना, उसके यौगिकों में बदलना
क्या कहा जाता है इसको? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है, करण कहा जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है कि जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है वो उसको यौगिकों में बदल देती है, क्योंकि डायरेक्टली प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं 78% होने के बावजूद भी। ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि पहले उस नाइट्रोजन को किसी यौगिकों में बदलना पड़ेगा, और वो यौगिक जो होगा वो कहा जाएगा जमीन में, और जमीन से पानी के जरिए वो प्लांट के अंदर पहुंचेगा। ये संयुक्त अवस्था में अल्प मात्रा में नाइट्रेट के रूप में मिलता है। किसमें मिलता है? ये नाइट्रेट के रूप में अपने को मिलेगा। अमोनिया और अमोनिया के लवण के रूप में भी मिलता है, अमोनिया के रूप में या अमोनिया के जो लवण होंगे उनके रूप में भी ये मिलता है। नाइट्रोजन यूरिया का प्रमुख तत्व होता है। यूरिया के अंदर जो खाद डालते हैं अपन, ठीक है, पादपों को यूरिया, उसके अंदर जो होता है वो नाइट्रोजन होता है, क्योंकि इसका NH2CO NH2 इसका फॉर्मूला होता है। किसका? यूरिया का। तो यूरिया का फॉर्मूला जो है वो NH2CO NH2, ये किसका फॉर्मूला है? यूरिया का फॉर्मूला होता है, जिसमें 46% क्या होती है मात्रा में पाई जाती है? किसकी? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की 46% यूरिया के अंदर अपने को मिलता है। तो 78% इसकी वायुमंडल में इसकी जो है प्रतिशतता जो है वो 78 है, परसेंटेज जो है उसके 78 है। ये संयुक्त अवस्था में मिलता है, और इसका जो प्रमुख यौगिक जो है वो कैसा है? अल्प मात्रा में नाइट्रेट के रूप में ये मिलता है। अमोनिया या अमोनिया लवणों के रूप में भी ये मिलेगा। नाइट्रोजन जो है वो यूरिया का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, यूरिया जिसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, उसके अंदर मिलता है। ये 46% जो होता है उसमें मात्रा होती है। नाइट्रोजन के उपयोग, नाइट्रोजन का अमोनिया उत्पादन, जो हैबर विधि द्वारा अमोनिया उत्पादन में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला के अमोनिया का उत्पादन किया जाता है, उसको हैबर विधि द्वारा कहते हैं। विद्युत बल्ब में भी आता है ये अमोनिया। ठीक है, सॉरी, नाइट्रोजन। उच्च तापमापी के यंत्रों के अंदर भी क्या किया जाता है? नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है? देखो, क्रायो प्रिजर्वेशन वो है कि कुछ जैसे शुक्राणु है, कुछ बीज वगैरह जो है उनको प्रिजर्व किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। तो सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, शुक्राणु को भी सुरक्षित रख सकते हैं, पोलन ग्रेन को भी सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, यानी द्रव नाइट्रोजन को उसमें मिलाई जाती है, और उसका टेम्परेचर जो होता है वो -90 196 रखा जाता है। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन करने के लिए तरल नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, और इसमें क्रायो प्रिजर्वेशन में शुक्राणु को जो है, शुक्राणु है, ठीक है, अंडाणु है, और पोलन ग्रेन है, परागकण है, ठीक है, इनको क्या किया जाता है? सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, तो इनको सुरक्षित रखने का जो मोटो जो होगा, क्योंकि ये इनको भविष्य में वापस यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो इनको कई सालों तक क्या रखा जाता है? फ्रिज। और ये जो होता है वो -90 196 डिग्री पे इनको सेल्सियस पे रखा जाता है। तो ध्यान रखना, कितने पे रखा जाता है? -डिग्री सेल्सियस पे ये टेम्परेचर रखा जाता है। और किसको उपयोग में? द्रव नाइट्रोजन को उपयोग में लिया जाता है। इसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। ठीक है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? तो इसमें क्या होगा, इसको शुक्राणु को वगैरह को क्या किया जाता है? इसको प्रिजर्व रखा जाता है। ठीक है, ताकि उनको भविष्य में उपयोग में ले सके, ताकि उनमें कोई उत्तकों में वगैरह में क्षति नहीं होती है। नेक्स्ट है जो है इनके नाइट्रोजन के यौगिक। यौगिक में सबसे पहला यौगिक है अमोनिया NH3। ये एक गंधहीन होता है, और ठीक है, और रंगीन, सॉरी, रंग कोई नहीं होता, और तीखी गंध होती है। अमोनिया की गंध कैसी होती है? तीखी होती है, और ये रंगीन होता है, कलरलेस होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्रा, तीन। ठीक है, तो तीन जो है, तीन हाइड्रोजन है, और आकृति जो होती है वो पिरामिडल होती है, पिरामिडल यानी पिरामिड जैसी होती है। उच्च दाब पर उच्च दाब पर अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में गर्म करने पर कार्बनिक यौगिक यूरिया मिलता है। ठीक है, यानी अपन क्या करेंगे, अगर ऑक्सीजन इसको साथ में 2NH3 प्लस CO2 के साथ में गर्म करते हैं तो बनता है NH2CO NH2 बनता है। और ये जो होता है वो क्या होता है? यूरिया होता है। तो ये क्या है? यूरिया है, और यूरिया बनाया जाता है। ठीक है, प्लस इसके साथ में जो पीछे क्या बन गया, देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हुआ, दो हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाता है क्या? H2O। तो ये बाहर निकलता है। तो CO NH2CO, ठीक है, ये जो होगा वो अपने यहाँ पे बनता है।
NH2CO NH2, ये किसका फॉर्मूला, यूरिया का। ठीक है, तो अमोनिया के कार्बन डाइऑक्साइड से साथ में अभिक्रिया करवाने पर क्या बनता है, यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है, अमोनिया मुख्यतः हैबर विधि के द्वारा बनाया जा सकता है, जो मैंने अभी बताई थी, क्या थी, N2 प्लस 3H2 क्या बनता है, 2NH3 बनता है, 2NH3 यहाँ पे बनता है। अमोनिया का उपयोग, द्रवित अमोनिया जो होती है उसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, फ्रिज वगैरह में किया जाता है। अमोनिया का लवणों के उत्पादन में किया जाता है, यूरिया के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन गैस के उत्पादन में भी किया जाता है। अगर सोडियम कार्बोनेट बनाने में भी इसका अमोनिया का उपयोग किया जाता है। तो ये है अमोनिया के उपयोग है, रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। ठीक है, जो यूरिया निर्माण में किया जाता है, अमोनिया के जो दूसरे लवण बनते हैं उनमें किया जाता है, और सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन गैस के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसके उपयोग होते हैं अमोनिया के। उसके बाद में है NH4Cl, जिसको अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है, NH4Cl, इसको नौसादर भी कहा जाता है। और ये जो होता है वो सीधा ठोस से द्रव अवस्था में बदलता है गर्म करने पर। किसमें बदलता है, ये गर्म करने पर ठोस से सीधा गैस अवस्था में। इसको ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया भी कहा जाता है, पातन अभिक्रिया। ठीक है, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया, जिसको सब्लिमेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन कहा जाता है। सब्लिमेशन में जो सब्सटेंस जो होते हैं वो डायरेक्टली चेंज इनटू द सॉलिड टू गैस। ठीक है, जो सॉलिड से गैस के अंदर चेंज हो जाते हैं तो उनको बोला जाता है सब्लिमेंट। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, सब्लिमेशन कहा जाएगा। उपयोग, बैटरियों के अंदर इसका उपयोग होता है, धातुओं को साफ करने में, बर्तनों पर कलाई करने में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसको लाफिंग गैस भी बोला जाता है। तो लाफिंग गैस N2O होती है। ठीक है, सर्जरी में और दंत चिकित्सालय में क्या किया जाता है, इसको बेहोश करने में काम में ली जाती है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसका धातुओं के विलायक के रूप में इसको उपयोग में लिया जा सकता है। जैसे आपने बनाया था इससे अम्लराज, अम्लराज जो बनाया था वो इसी से बनाया था। ठीक है, HCl प्लस HNO3 के साथ में इनका जो रेशियो जो था वो कितना था, 3 रेशियो कितना था, 1 था। तो इसमें गोल्ड और प्लेटिनम जैसी धातुएं भी क्या हो जाती है, घुल जाती है। ठीक है, चांदी शुद्ध करने में, सोना चांदी और विस्फोटकों में इसका उपयोग किया जाता है। HNO3 का, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग इसमें किया जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो है फास्फोरस। फास्फोरस जो अभिक्रियाशील तत्व होता है। ठीक है, मानव शरीर में ये कहाँ मिलता है, अस्थियों के अंदर मिलता है। कहाँ पे मिलता है, ये अस्थियों के अंदर मिलता है। इसके अपरूप जो होते हैं वो दो तरह के हैं, एक तो होता है श्वेत फॉस्फेट होता है या पीला फॉस्फेट होता है, और दूसरा कैसा होता है, लाल फॉस्फेट होता है। ठीक है, श्वेत या पीला फॉस्फेट, पहला ये रंगीन होता है और मोम जैसा मुलायम होता है, लेकिन अगर वायु में खुला छोड़ने पर इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, और पीला होने के कारण इसको पीला फॉस्फेट कहा जाता है। तो ये मुलायम है, मोम जैसा है और रवेदार होता है। कैसा होता है, रवेदार, दाने वाला होता है। इसमें लहसुन जैसी क्या आती है, गंध आती है। इसमें इसमें लहसुन जैसी क्या आती है, गंध आती है। जल में अघुलनशील होता है, जल में घुलता नहीं है, किंतु कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर ये क्या हो जाता है, घुलनशील होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर क्या होता है, ये घुलनशील है, लेकिन जल में कैसा है, अघुलनशील होता है। ये वायु में अगर रख दिया जाए तो स्वतः ही क्या हो जाता है, इसका दहन हो जाता है, यानी खुद ही ये जल जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हमेशा किस में रखता है, देखो इसको सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है, और फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है, जल के अंदर डुबा के रखा जाता है। इसमें रखा जाएगा, जल के अंदर डुबा के रखा जाएगा। इसका उपयोग आतिशबाजी में किया जाता है। ठीक है, जो पटाखे वगैरह जो बनते हैं उनमें इनका उपयोग किया जाता है। तो मुलायम होता है, रवेदार, दाने वाला होता है, खुला छोड़ने पर ये पीला पड़ जाता है, इसलिए पीला फॉस्फेट कहा जाता है। लहसुन जैसी गंध आती है, जल में अविलय होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है, विलय होता है, स्वतः ही क्या हो जाता है, दहन हो जाता है, इसलिए इसको कहा रखा जाता है, पानी के अंदर डुबा के रखा जाता है, और इसका उपयोग जो होता है वो आतिशबाजी में किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो फास्फोरस के उपयोग होते हैं।
दूसरा है लाल फॉस्फेट, ये लाल रंग का होता है, अपारदर्शक होता है, मतलब आर पार नहीं दे सकते। ये भी रवेदार ठोस पदार्थ है। जल एवं कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में ये कैसा अघुलनशील है, दोनों में ये नहीं घुलता, और इससे बनाई जाती है क्या, दिया सलाई। जो माचिस जो होती है वो जो आगे जो लगता है वो इससे ही बनाया जाता है। ठीक है, तो दिया सलाई में लाल फॉस्फेट का उपयोग होता है। अब इनके यौगिक में एक है जिसका नाम है फॉस्फिन। ठीक है, फॉस्फिन जो है वो क्या है, देखो पेड़ पौधे एवं कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से दलदली स्थानों पे ये पैदा गैस जो होती है। ठीक है, ये गैस कहाँ पे पैदा होती है, यहाँ पे आपको पेड़ पौधे कार्बनिक पदार्थ जहाँ पे सड़ रहे हैं वहां पे ये अपने को गैस मिलती है। ये कैसी होती है, रंगीन होती है और विषैली होती है गैस। कैसी है ये, विषैली भी है और रंगहीन होती है। ठीक है, सड़ी हुई मछली जैसी इसकी क्या आती है, गंध आती है। ठीक है, और इसका उपयोग जो होता है वो होम सिग्नल में होता है। ठीक है, जो समुद्री जहाजों को संकेत देने में काम में आता है। होम सिग्नल जो होता है, ठीक है, उनको बताने के लिए फिर ये जो है उसमें काम में आता है। तो फॉस्फिन जो है उसका कहाँ पे मिलती है, दलदली स्थानों पे, सड़ने वाले गले वाले जहाँ पे होते हैं वहां पे ये मिलती है। कैसी होती है, रंगीन होती है। ठीक है, कलरलेस है। ठीक है, पॉइजनस रहती है। ठीक है, और इसमें जो होती है वो कैसी होती है, जो रोटिंग फिश जो होती है उसके जैसी इसकी जो स्मेल आती है। ठीक है, होम सिग्नल्स में यूज में होती है ताकि जो जो जहाज होते हैं समुद्र के उनको दूर तक क्या होते हैं संकेत देने के लिए इसको काम में लिया जाता है। किसको, फॉस्फिन को। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। सब जने जानते हैं ऑक्सीजन के बारे में। पहली बात, रंगहीन है, गंध इसकी कोई होती नहीं है। ठीक है, जिसे ठंडा करने पर ये नीले रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, वायुमंडल में इसकी प्रतिशत जो है वो क्या है, 21% होती है, और सजीवों के में श्वसन में इसको उपयोग में लेते हैं। ठीक है, तो सजीव श्वसन में उपयोगी है। ठीक है, इसको प्राणवायु भी है, प्राणवायु, प्राणवायु भी कहते हैं। ठीक है, और सजीवों के लिए उपयोगी है। 21% जो है उसका वायुमंडल में ये पाई जाती है। ठीक है, अब है उपयोग। ऑक्सी हाइड्रोजन और ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला उत्पन्न करने में इसको काम में लिया जाता है। ऑक्सीजन को जोड़ के हाइड्रोजन के साथ में, एसिटिलीन के साथ में। द्रवित ऑक्सीजन का उपयोग रॉकेट ईंधन में कहा जाता है। किसमें किया जाता है, रॉकेट ईंधन के अंदर किया जाता है। कृत्रिम श्वसन जो होता है, ठीक है, उसके अंदर जो सिलेंडर के अंदर जो गोताखोर लेके जाते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो नाइट्रोजन देखो वहां पे भी है 78%, तो गोताखोर जो होंगे वो नाइट्रोजन को भी अपने अंदर ले सकते हैं। ठीक है, तो उससे वो वो क्या हो जाता है, डिसऑर्डर कोई हो जाता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए इसमें क्या किया जाता है, हीलियम को कुछ मात्रा में इसके अंदर मिलाया जाता है। ठीक है, तो कृत्रिम श्वसन के रूप में इसमें हीलियम और ऑक्सीजन को मिश्रण दिया जाता है। तो कौन सी गैस सिलेंडर में मिलाई जाती है, ऑक्सीजन के, तो हीलियम मिलाई जाती है। कौन सी मिलाई जाती है, ऑक्सीजन के सिलेंडर में हीलियम गैस साथ में मिलाई जाती है। ठीक है, तो इनको अपन गोताखोर जो होते हैं वो कृत्रिम श्वसन के रूप में इसको उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट है ओजोन। ठीक है, तो ओजोन आपने देखा होगा कि ओजोन ऑक्सीजन का ही एक अपरूप है, और ये कि जो है वो किसका फॉर्मूला कितना होता है, O3 होता है। ठीक है, बनता O2 प्लस O से क्या बनेगा, O3 बनेगा, यूवी लाइट की प्रेजेंटेशन में। ठीक है, ऑक्सीजन एवं अल्ट्रावायलेट जिसको बोलेंगे यूवी लाइट। ठीक है, अल्ट्रावायलेट जो होती है यूवी किरणों के द्वारा उत्पन्न होता है, ऑक्सीजन तथा ये अल्ट्रावायलेट के किरणों के साथ में। ओजोन की एक पूरी लेयर है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह से आने से क्या करता है, ये रोकता है। ठीक है, तो इसका मेन जो है काम जो है वो क्या है, सूर्य से आने वाली जो कैसी पराबैंगनी जो हानिकारक किरणें है, कैसी है ये, हानिकारक है। ठीक है, उनको ये क्या करता है, पृथ्वी पे आने से रोकेगा। ठीक है, लेकिन ये जो हो रही है आजकल क्या हो रही है, सीएफसी के कारण, सीएफसी के कारण, जिसको बोला जाता है क्लोरो फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिनका शीतलन में उपयोग में जो शीतलन जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें से ये निकलती है सीएफसी।
ठीक है। ये CFC क्या कर रही है, ये क्या करती है, ये ओजोन को डिसॉल्व कर देती है, घोल देती है, O3 को घोल देती है, यानी उसको तोड़ देगी। और किसमें किसमें तोड़ देगी, O2 प्लस O में। ठीक है। अब जिससे क्या हो जाता है, ज्यादा ये घुल जाती है, वहां पे क्या हो जाता है, खाली स्थान बन जाता है। ठीक है, वहां पे ओजोन नहीं है, तो सीधी उस भाग से जो यूवी लाइट है वो अपनी पृथ्वी पे आ रही है। तो इसके कारण क्या होती है, यूवी लाइट जो होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती है, वो सीधी क्या आती है, पृथ्वी पे आती है, सीधी पृथ्वी पे आ रही है। ठीक है, और इससे क्या होता है, त्वचा वाले कैंसर होते हैं, त्वचा वाले कैंसर। तो ओजोन का जो डेप्लेशन हो रहा है, उसका मेन जो गैस है वो कौन सी है, CFC है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो क्या कर रही है, ओजोन को डिसॉल्व कर रही है, घोल देती है। ठीक है, अब घुले हुए स्थान से यूवी लाइट सीधी पृथ्वी पे आएगी, और पृथ्वी पे आएगी तो अपने जो स्किन पे पड़ेगी, तो अपने स्किन के क्या हो जाएंगे, कैंसर हो सकते हैं। इसका उपयोग जो होता है ओजोन का कीटाणुनाशक के रूप में होता है, जल को शुद्ध करने में होता है, खाद्य पदार्थ का परिरक्षण करने में होता है, और कृत्रिम रेशे बनाने में इसको उपयोग में लिया जाता है, यानी कीटाणु को मारने में भी इसको उपयोग में लिया जाता है, पानी को साफ करने में, खाद्य पदार्थों को परिरक्षण करने में। ठीक है, और कृत्रिम रेशे बनाने में इसका उपयोग लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है सल्फर। सल्फर ये मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में मिलता है। ठीक है, इसको तांबे का शत्रु कहा जाता है, यानी तांबे का क्या है, ये शत्रु होता है। ठीक है, तांबे के साथ में उसको खराब कर देगा। सल्फर का साधारण नाम जो है वो ब्रीमस्टोन भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको ब्रीमस्टोन भी कहा जाता है। ब्रीमस्टोन जो है इसका दूसरा नाम होता है। तो सल्फर दोनों अवस्थाओं में मिलेगा, संयुक्त में भी मिलेगा, तांबे का ये कैसा शत्रु है। ठीक है, और इसका नाम दूसरा क्या है, ब्रीमस्टोन होता है। ये मुक्त अवस्था में सल्फर जो है वो ज्वालामुखी क्षेत्रों से निकलती है। मुक्त अवस्था में सल्फर गैस जो निकलेगी वो कहां पे निकलेगी, ज्वालामुखी के स्थानों पे। और धातुओं के साथ में ये सल्फाइड और सल्फेट, ठीक है, दोनों के रूप में ये हो सकता है, एस के रूप में भी हो सकता है और SO4 के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, सल्फेट, ठीक है, और सल्फाइड। दूसरा, प्याज, लहसुन, अंडा, सरसों के तेल में सल्फर पाया जाता है, इसलिए इसकी गंध आती है। क्या आती है, इसकी गंध। तो गंध जो होती है वो सल्फर के कारण आती है, प्याज में, लहसुन में, अंडे में, सरसों में। ठीक है, सल्फर उष्मा का, विद्युत का कैसा होता है, कुचालक होता है, क्योंकि अधातु है तो कैसा होगा, कुचालक होगा। ठीक है, सल्फर का उपयोग सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं H2SO4, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, दिया सलाई, बारूद आदि बनाने में किया जाता है। सल्फर का, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने में भी किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में भी किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में भी किया जाता है, दिया सलाई जो माचिस जो होती है उसको बनाने में भी, तो फास्फोरस और इसका दोनों का उपयोग हो रहा है। देखो, बारूद बनाने में भी इसका उपयोग होता है। चर्म रोगों के अंदर भी सल्फर औषधि के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है। एक सल्फा ड्रग्स आती है, ठीक है, गोलियां, सल्फा की गोलियां जो आती है, उसके अंदर भी क्या होता है, गोलियों के रूप में ये घावों को सुखाने में काम में आते हैं। ठीक है, जो घावों को सुखाती है सल्फा ड्रग्स। जीवाणु और कीटाणु को नष्ट करने में भी ये काम में लिया जाता है, किसको, सल्फर को। तो सल्फर का कीटाणु को मारने में, नष्ट करने में, घाव को भरने वाली जो दवाई आती है उसको सल्फा ड्रग्स बोला जाता है, उसमें बनाने में, चर्म रोगों के औषध में, दवाई बनाने में। ठीक है, SO2, H2SO4, CO2, बारूद, दिया सलाई बनाने में भी इसको उपयोग में आता है। सल्फर प्याज में, लहसुन में जो गंध आती है वो सल्फर के कारण आती है। कुचालक होते हैं फ्री अवस्था में ज्वालामुखी के पास में मिलेंगे, और धातु सिक्त अवस्था में सल्फेट और यह सल्फाइड के रूप में अपने को मिलते हैं। अब सल्फर के प्रमुख यौगिक कौन कौन से हैं, देखो, तो पहला जो यौगिक है उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं SO2। ठीक है, गैस में ये रंगीन होती है, गंधयुक्त और विषैली गैस है। कैसी है ये, विषैली होती है। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ में मिलके अम्ल वर्षा का करती है, क्योंकि ये क्या करती है, एक तो बनाती है H2SO4 बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, HNO3 बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो घटक किसके होते हैं, अम्ल वर्षा के होते हैं। किसके होते हैं ये, अम्ल वर्षा के। तो अम्ल वर्षा में दो अम्ल ये मिलते हैं। इसका उपयोग जो होता है वो रेफ्रिजरेशन,
ठीक है, और एंटी क्लोरीन के रूप में इसको उपयोग में किया जाता है। ठीक है, तो एंटी क्लोरीन के रूप में इसको और रेफ्रिजरेटर के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोला जाता है H2SO4, ये रसायनों का राजा कहा जाता है इसको। तो रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक जो है एसिड को कहा जाता है। कासिंग का तेल भी कहा जाता है, कशिश का तेल भी कहा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग स्टोरेज, बैटरी के अंदर जो पानी आता है वो H2SO4 मिलाते हैं उसके अंदर। ठीक है, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में भी H2SO4 का उपयोग लिया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग लिया जाता है, जो अम्लों का राजा होता है। कशिश का तेल भी कहा जाता है। बैटरी में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में इसको उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो रंगहीन, गंधहीन, ठीक है, ये विषैली गैस होती है। ठीक है, और ये जो है अम्ल वर्षा का भी एक क्या भाग है, क्योंकि NO2 के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं, ये H2SO4 और क्या बनता है, HNO3 बनता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर एंटी क्लोरीन के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है। अच्छा, एंटी क्लोरीन क्या है? ये ब्लीचिंग के बाद में अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए ये काम में लिया जाता है। विरंजन के बाद अपशिष्ट को हटाने में काम लिया जाता है। ठीक है, इसको हटाने में काम में लिया जाता है। फिर है नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2SO। सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है, सड़े हुए अंडे जैसी गंध है इसकी, अंडे जैसी गंध होती है। ठीक है, ये रंगीन गैस है। ठीक है, ज्वालामुखियों से निकलती है, ये आपको ड्रिलिंग में, ठीक है, उसके बाद में कच्चे तेल निकालने में, प्राकृतिक गैस के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? H2S का। ठीक है, तो ये H2S है, ये सल्फर के यौगिक होते हैं। ठीक है, तो ये थी अपने आज की क्लास के अंदर। तो आज अपन ने जो है वो कुछ धातुओं के कुछ जो है वो गुण पढ़े अपन ने। ठीक है, कि भाई कौन कौन सी धातु जो है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से आ सकती है, तो उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, कि भाई आघात वर्धनीय सबसे ज्यादा किसकी होती है। ठीक है, उसके बाद में पढ़ा जो है द्रव अवस्था में कौन सी गैस धातु सॉरी मिलती है। ठीक है, इसके बाद में है जो अधातु है उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन पढ़ा है, ओजोन पढ़ा है, सल्फर पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो है वो अधातु अपन ने पढ़े हैं। अभी जो है आगे और एक क्लास होगी, 2 क्लास, इनके अंदर अपन धातुओं को और भी लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास के अंदर। आपका तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।